This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PSX हॉटलाइन में खुशामदीद। मैं हूं फ़हीम अख्तर। PSX हॉटलाइन वो प्रोग्राम है जिसमें हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं, स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को देखते हैं और उससे हम मुख्तलिफ चीज़ें ड्रॉ करते हैं। आज की मार्केट हफ्ते का दूसरा सेशन, आज की मार्केट भी मैं कहूँगा परफॉर्मिंग रही। कल एक बुल रन था, आज उसकी कंटिन्यूटी रही। आज मार्केट खुली, मार्केट ने परफॉर्म किया, मार्केट ने हाई नंबर देखे और जिस वक्त मार्केट क्लोज हुई या आखिरी घंटों में मार्केट ने कुछ नंबर शेड किए या कुछ नंबर लूज़ किए, लेकिन ये सब मार्केट की परफॉर्मेंस का हिस्सा होता है। मार्केट में प्राइस डिस्कवरी चलती रही, लोग शेयर्स बाय और सेल करते रहे। सबसे पहले देखते हैं आज के नंबर्स या आदत शुमार कि मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया। सबसे पहले 100 इंडेक्स, इसमें आज 17 पॉइंट का इजाफा हुआ और 39,049 पे क्लोज हुआ। 30 इंडेक्स 22 पॉइंट के इजाफे के साथ 22,596 पॉइंट पे क्लोज हुआ। ऑल शेयर्स में 53 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और 26,133 पॉइंट्स के लेवल पे क्लोज हुआ। जहाँ तक वॉल्यूम का ताल्लुक है तो 30 इंडेक्स में 100 मिलियन के लगभग शेयर्स का कारोबार हुआ। 100 इंडेक्स में 137 मिलियन से ज़ायद शेयर्स का कारोबार हुआ और ऑल शेयर्स में 196 मिलियन से ज़्यादा का वॉल्यूम ट्रेड हुआ। जहाँ तक कंपनीज़ का ताल्लुक है, टोटल 353 कंपनीज़ के शेयर्स में आज कारोबार हुआ, जिसमें से एडवांस या आगे बढ़ने वाले या गेन करने वाले कंपनियाँ 147 थीं, डिक्लाइन करने वाली 188 और 18 कंपनीज ऐसी थी जिनके शेयर्स में ट्रेड हुआ और वो अनचेंज रहीं। जहाँ तक वॉल्यूम्स का ताल्लुक है, के इलेक्ट्रिक अगेन वॉल्यूम लीडर विद अ वॉल्यूम ऑफ मोर देन 16 मिलियन ट्रेडेड टुडे। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉन में 13 मिलियन से ज़्यादा का कारोबार हुआ। PTCL, एंग्रो फर्टिलाइज़र और सुई नॉर्थ गेस वो शेयर्स थे जिनमें आज ट्रेडिंग एक्टिविटी वॉल्यूम के हिसाब से देखी गई। जहां तक टॉप गेनर्स का ताल्लुक है, उसमें कॉलगेट पामोलिव, एबट लेबोरेटरीज, मरे ब्योरे, गंधारा इंडस्ट्रीज और इंडस मोटर्स कंपनी शामिल है। टॉप लूजर्स में रफान मेस, नेस्ले पाकिस्तान, यूनिलीवर फूड्स, फेरोज और अल अब्बास शुगर्स शामिल हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मार्केट में आजकल रिज़ल्ट सीजन्स की स्पेकुलेशन शुरू हो गई है। रिज़ल्ट सीजन्स के बारे में लोगों ने बातचीत करनी शुरू कर दी है। रिज़ल्ट्स को लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रिज़ल्ट्स के बारे में लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं और वर्किंग कर रहे हैं। शायद ये वजह है जिसकी वजह से मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ रही है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे मामलात हैं जिन पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। जिनमें से पहले एक्सपर्ट जिनसे आज हम बातचीत करेंगे वो हैं मिस्टर नुमान ज़हीर। ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, हेड ऑफ़ द इन्वेस्टमेंट सनराइज कैपिटल। नुमान साहब, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? कैसे हैं नुमान साहब, आप ठीक हैं? ये अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। नुमान साहब, आज आपने मार्केट देखी, आज हफ्ते का दूसरा सेशन, मार्केट ने आज भी एज आई सेट के परफॉर्म किया है। आपके कमेंट्स कि आज मार्केट की परफॉर्मेंस आपके ख्याल में कैसी रही? मार्केट आज थोड़ी सी वोलेटाइल रही है। मार्केट में 39,300 के करीब का इंडेक्स को टच करने के बाद जो है वो वापस सिर्फ 17 पॉइंट प्लस पर क्लोज हुई है। और इस दिनों मार्केट जो है वो 3-4 पॉजिटिव फैक्टर्स को रिफ्लेक्ट कर रही है, जिसमें से अपफ्रंट जो है वो जैसे कि आपने बताया कि कॉर्पोरेट रिजल्ट जो है वो अब आने वाले हैं और एक्सपेक्टेशन जो है कि थोड़े से बेहतर रिजल्ट आएंगे। ये फिगर्स आ रही हैं आपके सेल्स की, कार सेल्स की, आपकी सेवन सेल्स, डिस्पैचेस की, और डिफरेंट अभी तक जो फिगर्स आई हैं वो हायर साइड पर। नुमान साहब, इंटरनेशनली मार्केट्स को अगर आप देखें, इंटरनेशनली मार्केट्स को देखें तो वोलेटाइल हैं, परफॉर्मेंस आपको डायरेक्शन लेस नज़र आती है, कभी पॉजिटिव साइड पे होती है, कभी नेगेटिव साइड पे होती है। तो आगे आने वाले दिनों में आप क्या देखते हैं? क्या बुल रन देखते हैं या आप समझते हैं कि हमारी मार्केट भी उन तमाम चीज़ों का इफेक्ट लेगी? देखिए, हमारे जो अदर फैक्टर्स हैं जो कि अभी मैं बात करना चाह रहा हूँ, उसमें जैसे अदर फैक्टर है और जिसमें रिपोर्टेडली ये खबरें आ रही हैं कि चाइना जो है वो नेक्स्ट मंथ में जो विजिट कर रहा है और कुछ मजीद प्रोजेक्ट जो वो इनग्रेट कर रहे हैं वहाँ पे।
तो वो एक पॉजिटिव फैक्टर है टुवर्ड्स पाकिस्तान इकॉनमी। उसके अलावा जो पिछले बजट के अंदर जो स्टेप्स लिए गए हैं रिगार्डिंग रियल एस्टेट के हैं, और उसके ऊपर जो आपके टैक्सेशन लॉज वगैरह में चेंजेस वगैरह आई हैं, तो और जो पहले बहुत ज़्यादा जो पैसे का फ्लो था वो टुवर्ड रियल एस्टेट था, वो थोड़ा सा ठहराव आया है या उधर प्रॉफिट टेकिंग आई है, तो वो भी पाकिस्तान की मार्केट के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि रियल एस्टेट वाला की जो आपकी मैच्योरिटीज इस महीने में काफी हैवी आ रही हैं, उस साइड से भी जो है खबरें ये हैं कि जो PIBs हैं उनकी गवर्नमेंट शायद रिक्वायरमेंट नहीं है कि रोल ओवर करें, शॉर्ट टर्म टेन्योर वाली जो है वो होंगी। तो उसकी वजह से लिक्विडिटी जो है बैंक के साथ म्यूचुअल फंड्स के पास काफी हैवी नजर आती है। जो भी उसकी भी एक्सपेक्टेशन जो है कि वो आपके म्यूचुअल फंड्स के रूट्स के थ्रू जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होगा। नुमान साहब, मैं आपकी बात से क्या समझूं कि जो आपने जिस तरह से रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी का जिक्र किया, क्या प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट भी स्टॉक की तरफ ड्रॉ होने लगी आपके ख्याल में? देखिए कुछ पोर्शन ये जो प्रॉपर्टी में बहुत सी अमाउंट में पोर्शन जाता है, एक एस्टिमेट देंगे खाली जो बहरिया टाउन है उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट 8 बिलियन रुपीज से अबव है, तो वो उतनी अमाउंट में तो स्टॉक मार्केट के जो इन्वेस्टर हैं वो लिमिटेड हैं। जो UIN है वही 2 लाख है और एक्टिव जो है वो 30,000 to 40,000 है, लेकिन एक अच्छा पोर्शन जो है वो स्टॉक मार्केट की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस वक्त जो मार्केट में नेगेटिव जो है वो इग्नोर किया है। जो पानामा लीक्स के ऊपर खबरें थी, जो आपने जो यूरोपियन यूनियन के एग्जिट के ऊपर जो नेगेटिविटी थी, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो नेगेटिव रही है पिछले दिनों, उन सबको इग्नोर किया है बिकॉज ऑफ these 2-3 फैक्टर्स जो कोऑपरेटिव में आपने जिक्र किया सिक्योरिटीज हैं और आपके रियल एस्टेट साइड पे जो है वो सैचुरेशन लेवल देखने को नजर आ रहा है। नुमान साहब, आपने बात की पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की, जिस तरह से एंटिसिपेशन थी ईद के बाद चीज़ें गेयर अप होती नजर आ रही हैं, उसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप मार्केट पे आने वाले दिनों में? देखिए अभी यही मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त जो है मार्केट उस फैक्टर को इग्नोर कर रही है, क्योंकि एक्चुअली लिक्विडिटी नजर आ रही है मार्केट में कैश की, और वो लिक्विडिटी कहीं जानी है। तो इस वक्त जो बेस्ट और नजर आ रहे हैं वो स्टॉक मार्केट नजर आ रही है। स्टॉक मार्केट में अभी भी डिविडेंड यील्ड जो है वो 6.5-7% के अराउंड आ रही है KC100 इंडेक्स से, और जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है वो अभी भी सिंगल डिजिट में 10 के नीचे नजर आ रहा है। तो इस वजह से जो आपके अट्रैक्टिव रिटर्न हैं जो लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव नजर आ रहे हैं वो स्टॉक मार्केट के ही नजर आ रहे हैं। तो इसलिए आई थिंक कि जो मार्केट जो फर्स्ट रन है वो पॉजिटिव नजर आ रहा है, उसके बाद कुछ प्रॉफिट टेकिंग जो है वो आपने बात की पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट की अपने पिछले स्टेटमेंट में, तो काइंडली फरमाइए कौन से सेक्टर जैसे लगते हैं जो कि आपके ख्याल में अट्रैक्टिव हैं इस वक्त भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए? जहाँ सीमेंट सेक्टर हमने देखा कल भी जो है फॉरेन प्लेयर्स ने काफी बड़ी अमाउंट में जो 5 मिलियन प्लस जो है वो सीमेंट में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। तो अपफ्रंट सीमेंट जो है वो नजर आता है आपके पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के मद में, गवादर की एक्टिविटीज के मद में। तो उसके अंदर जो डिमांड है तो नजर आ रहा है नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में जो हमारी डिमांड सप्लाई है वो जो सप्लाई है वो आपकी शॉर्ट पड़ जाएगी, और सीमेंट की जो है नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में हम लोग देख रहे हैं कि प्राइजेस भी इम्प्रूव होंगे, जो कि इस वक्त मार्केट में जो लोग ग्रॉस मार्जिन है इवन अभी भी जो काफी अट्रैक्टिव है, और आगे जब अगर डिमांड सप्लाई सिचुएशन होती है तो उसकी वजह से अब प्राइस में अक्सर जाने के लिए चांसेस नजर आ रहे हैं। तो इससे मैं समझूं कि आप समझते हैं कि सीमेंट कंपनीज फर्दर ग्रो करने के लिए तैयार हैं, अपनी एक्सपेंशन के लिए तैयार हैं, और आपके ख्याल में इनकी ग्रोथ आने वाले दिनों में कंपैरेटिवली बड़ी अच्छी है, क्या आप ये कहना चाहते हैं? जी जो आपके कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो काफी इम्प्रूव करता जा रहा है। अभी मोर देन 80% हो गया, जो आपकी गवादर की वजह से आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होगी उसकी वजह से जो है डिमांड सप्लाई जो है वो आपका जो है काफी जो है उसमें सेक्टर में आता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, कुछ लोग ये समझते हैं कि सीमेंट कंपनीज की कुछ बड़ी कंपनियां जिनके शेयर्स की प्राइसेस कुछ इतनी ज़्यादा अप्रिशिएट कर गई हैं जिनमें ट्रेड करना पॉसिबल नहीं है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या छोटी कंपनियों के पास भी इस वक्त ग्रोथ के मौके मौजूद हैं? डिपेंड करता है। अभी जो अपनी मोर देन 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रही हैं और जिन्होंने अभी अपना एक्सपेंशन जो है प्लान नहीं किए हैं तो वो तो अपने पीक लेवल्स पर ट्रेड हो रही हैं, लेकिन जो कंपनीज अपनी 70 और 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर चल रही हैं और एक्सपेंशन भी उन्होंने अपने प्लान किए, तो इवन उनकी अगर अपने पीक लेवल्स पे भी प्राइस जो है वो चल रही है तो वहाँ पे अभी भी गुंजाइश है, लाइक लकी है, लाइक मैपल, लाइक डीजी खान सीमेंट है। तो इस तरह के स्टॉक्स अभी भी आपके पास हैं जो कि सीमेंट के अंदर जो है डिपेंडिंग जो सारा रिस्क फैक्टर सिर्फ एक है, वो जो है वो जो आपकी जो एक्सपेक्टेड इंक्रीज है आपकी बिकॉज ऑफ गवादर फैक्टर,
वो इंटैक्ट रहता है कि नहीं रहता। अगर वहीं वहाँ पे रिवर्सल आ जाता है तो फिर ये ग्रोथ स्टोरीज हैं, और ग्रोथ स्टोरीज हैं जो हाईली मल्टीपल्स पे ट्रेड होती हैं, और अगर वो ग्रोथ के अंदर कोई हिंडर आ जाता है तो फिर वहाँ पे करेक्शन भी जो है बड़ा कोई देखिए एक परसेप्शन ये है कि हमारे पास हमारी मार्केट में सिर्फ सीमेंट सेक्टर या सीमेंट के स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि बिक रहे होते हैं या ग्रो कर रहे होते हैं। अदर देन सीमेंट सेक्टर के अलावा आप क्या समझते हैं वो कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें हम इस वक्त पोजीशन ले सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? देखिए, ऑटो सेक्टर भी जो है वो आपके इस स्टडी से लिंक्ड है कि आपकी जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड होगा तो आपको गाड़ियों की भी जो है वो डिमांड बढ़ेगी। आपकी उसके अंदर जो है होंडा कार है जो कि अपना न्यू मॉडल भी लॉन्च कर रहा है, इसी तरह इंडस मोटर है, पास सुजुकी मोटर्स है, और आपकी जो बसेज वगैरह बना रहे हैं गंधारा निसान इंडस्ट्रीज है, गंधारा लिमिटेड है। ट्रैक्टर्स के अंदर भी जो है वो हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में या ऑटो सेक्टर में आपके पास कॉम्पिटिटर वर्ल्ड वाइड बहुत सारे मौजूद हैं। क्या आप समझते हैं हम मैच कर सकेंगे उनके साथ उस पेस में चीज़ों का एडवांटेज लेते हुए? अभी हम रिसेंट पास्ट के अंदर देख रहे हैं जो अगर जो ग्रोथ आ रही है बसेस के अंदर जो लोकल प्रोड्यूस हो रही है गंधारा निसान की, वो काफ़ी हैवी नज़र आ रही है। उसी तरह और दूसरी जो जैसे कि इन्होंने अपनी होंडा कार ने अपनी कार लॉन्च की है, तो उसके ऊपर भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 10 से 12 हज़ार गाड़ियाँ जो है वो 2017 के आपके जो है इनके बिजनेस ईयर में जो है वो सेल कर पाएंगे। तो विद दैट जो है नज़र आ रहा है कि जो इस वक्त लिस्टेड कंपनीज हैं उनके पास गुंजाइश भी है और मार्केट में डिमांड भी है जिसको वो कैच करते हुए नजर आ रहे हैं। नुमान साहब, आपने कारों की बात की, गाड़ियों की बात की, जहां जब गाड़ियों की बात होती है तो साथ में इंश्योरेंस सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो कि डायरेक्टली रिलेट होता है गाड़ियों के साथ में। कैसा देखते हैं इंश्योरेंस सेक्टर को आप आने वाले दिनों में? जी, इंश्योरेंस सेक्टर विद दैट ग्रो तो होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो रिसेंट बजट के अंदर जो आपकी जो इसके अंदर जो है नॉर्मल इनकम के तौर पे इनकी जो इंश्योरेंस की भी थोड़े से टैक्सेशन चेंज हुए हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा अट्रैक्टिवनेस जो है इंश्योरेंस बिजनेस की जो ऑल वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। पहले जो इनके जो अदर रेवेन्यूज थे लाइक इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स एंड अदर रेवेन्यूज से जो था उनकी ट्रीटमेंट अलग थी। अब इंश्योरेंस बिजनेस जिस तरह लास्ट फ्यू ईयर्स बैक जो बैंक्स की भी तमाम अर्निंग्स को जो है वो 1 यूनिट काउंट करके टैक्सेशन अप्लाई हो रही है, इसी तरह इंश्योरेंस भी जो है अपकमिंग कुछ पीरियड के लिए जो वो बिकॉज ऑफ टैक्सेशन चेंजेस जो है वो अट्रैक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं। तो विदाउट इंश्योरेंस सेक्टर की ग्रोथ के क्या आपकी ग्रोथ स्पेशली ऑटो सेक्टर की इन क्वेश्चन नहीं रहेगी आपके ख्याल में? सॉरी, अगर आपके पास इंश्योरेंस सेक्टर की ग्रोथ इन क्वेश्चन है या उस पर आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो क्या ये ऑटो सेक्टर की ग्रोथ पे इफेक्ट नहीं करेगा? जी नहीं, ऑटो सेक्टर की ग्रोथ जो है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी से लिंक नहीं है। इंश्योरेंस सेक्टर जो है गाड़ी की इंश्योरेंस करेगी और दूसरे उसके ऊपर तो नॉर्मल इनकम ही है, वो उसकी जो है कोर बेसिस ही है। लेकिन जो इंश्योरेंस सेक्टर जैसे फॉर एग्जाम्पल आदमजी इंश्योरेंस है, उसने अगर निशाद मिल में डीजी खान में दूसरी चीजों में इन्वेस्टमेंट की भी है, उसमें कैपिटल गेन हो रहा है या डिविडेंड इनकम आ रही है, तो उसका जो टैक्सेशन है वो चेंज हो गया ना। कि पहले उसके ऊपर अगर 10% डिविडेंड इनकम पे था, कैपिटल गेन पे रूल था, अब वो आपकी नॉर्मल इनकम ट्रीट होगी और जो आपका इफेक्टिव टैक्स रेट है वो हायर साइड पर होगा, तो उसकी वजह से उनकी जो बॉटम लाइन है वो अफेक्ट होगी। बिजनेस ग्रो, इनका जो नॉर्मल बिजनेस है वो तो ग्रो करेगा, लेकिन जो आपकी जो अदर इनकम का फैक्टर था जिसके अंदर लोअर इनकम टैक्स रेट अप्लाई होता था, वो अब हायर इनकम टैक्स रेट अप्लाई होगा। ये फैक्टर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। नुमान साहब, एक फॉरेन इन्वेस्टर के पास इस वक्त इंटरनेशनल सिनेरियो देखते हुए पाकिस्तान की मार्केट किस हद तक अट्रैक्टिव लगती है आपके ख्याल में? क्या हमारे पास आने वाले दिनों में इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में कंटिन्यू रहेगी या इफेक्ट ले सकती है? नहीं, ना सिर्फ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बल्कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में काफ़ी स्ट्रांगली आएगी। जैसे कि अभी आप वैसे ही देख रहे हैं कि हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व है वो इंक्रीज हो रहे हैं और वे फॉरवर्ड आई थिंक जब ये आपके जो गवादर सेक्टर है जिसके ऊपर अभी ये बातें हो रही है, फ्री पोर्ट भी करने के लिए जो है सजेशन दी जा रही हैं, तो लार्ज नंबर्स ऑफ इन्वेस्टर्स जो हैं वो उनका जो दुबई की अट्रैक्शन है वो रिड्यूस होगी और एक कंपटीशन में गवादर पोर्ट होगी। तो आई थिंक जो फ्लो ऑफ फंड्स है, फॉरेन फ्लो ऑफ फंड है, वो पाकिस्तान के ऊपर एक मुख्तलिफ परसेप्शन है, एक मुख्तलिफ परसेप्शन है। परसेप्शन अक्रॉस दी बोर्ड ये है कि जब दुनिया की दूसरी मार्केट्स, डेवलप मार्केट अगर एक फॉरेनर को सस्ती मिलती हैं तो उसे पाकिस्तान में आने के लिए क्या चीज़ मजबूर करेगी? आई जस्ट नीड
कि आप उस पर जवाब दें। देखिए, पाकिस्तान में जो पिछले काफी अर्से जो अगर आप तमाम इंडस्ट्रीज को देखेंगे तो पाकिस्तान में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज जो है ना काफी ज्यादा है। जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो आपका जो चाइना सिपेक वाला फैक्टर है, वो पाकिस्तान में बिजनेस सेंटर्स में आपके अगर जो टारगेट आपकी नजर आ रही है, यहाँ से गवादर पोर्ट से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की $150 बिलियन की नजर आ रही है। एक बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो बैंक्स को मिलेगा एलसीज के फॉर्म में, नॉन इंटरेस्ट इनकम उनकी इंक्रीज होगी। इसी तरह आपकी बहुत बड़ी डिमांड जो है वो सीमेंट सेक्टर पे खड़ी होती हुई नजर आ रही है ओवर द नेक्स्ट डिकेड। इसी तरह गाड़ियों की डिमांड जो है वो ओवर द नेक्स्ट डिकेड जो बढ़ती हुई नजर आ रही है। हाउसिंग सेक्टर की इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। जब ये रोड 1500 किलोमीटर का बनेगा तो हर 1500 किलोमीटर में जो हर 3-4 किलोमीटर के ऊपर 5 किलोमीटर के ऊपर आपके ऑयल के पंप नजर आ रहे हैं, हिल स्टेशन नजर आ रहे हैं, दूसरी चीजें नजर आ रही है। तो पाकिस्तान एक इंफ्रास्ट्रक्चर साइड के डेवलपमेंट ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो है वो आप ये कहना चाह रहे हैं कि डेवलपमेंट वाला प्रोसेस आने वाले दिनों में आगे बढ़ता रहेगा, आगे चीजें मजीद खुशहाली की तरफ जाती नजर आएंगी और यही शायद वजह होगी जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की तरफ रहे, शायद आप ये कहना चाह रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एमएससीआई में भी पाकिस्तान इमर्जिंग मार्केट के स्टेटस में आ गया है। हम मजीद अभी हमारे साइज ऑफ द मार्केट बढ़ेगी जब हमारी मजीद फ्लोर जो है गवर्नमेंट की जो कंपनीज हैं वो स्टॉक मार्केट में फ्लोर आएंगी तो साइज ऑफ द मार्केट बढ़ेगा, तो हमारा जो वेटेज है इंटरनेशनल मार्केट में वो बढ़ेगा और उसकी वजह से फॉरेन इनफ्लोज जो है वो वे फॉरवर्ड पॉजिटिव साइड पे आते हुए नजर आ रहे हैं। नोमान साहब, अगर हम अपने प्रोग्राम देखने वालों को अगर हम ये चाहें कि आप कुछ स्टॉक्स बताना चाहें जिनमें बड़ी जान हो, जो कि आगे आने वाले दिनों में एक शार्प किस्म की ग्रोथ ले सकें, तो आप क्या गाइड करेंगे? डिपेंडिंग अपॉन द अजम्पशन जो मैंने आपसे डिस्कस करी, लाइक गवादर है, लाइक जो मैच्योरिटीज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, तो उन चीजों को देखते हुए अप ट्रेंड हमें नजर आ रहा है। जिनकी यील्ड 5% एंड अबव है वो स्टॉक जैसे भी आपने हफ्तों में वैल्यूज देखी होंगी या डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स में वैल्यूज देखी होंगी, तो इनके अंदर जो ये एक अपसाइड नियर टर्म में लेती हुई नजर आ रही है डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स, बिकॉज ऑफ जो फिक्स इनकम जो आपके रेगुलर रिटर्न से चाहते हैं वो डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स के अंदर इस वक्त नियर टर्म में फॉर द नेक्स्ट 15-20 डेज एंटर होते हुए नजर आएंगे और ये अपनी जो ऑफर कर रहे हैं यील्ड वो आई थिंक 5% के हिसाब से उनकी रियल वैल्यूज जो हैं वो आती हुई नजर आएंगी। पेट्रोलियम प्राइसेस को, क्रूड की प्राइसेस को नुमान साहब किधर जाता हुआ देख रहे हैं आने वाले दिनों में आप? क्रूड प्राइसेस जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो वोलेटाइल रहेंगी, अप एंड डाउन उसके अंदर आते रहेंगे। और हम पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा ये इम्पैक्ट नहीं करेंगी बिकॉज ऑफ अदर सेक्टर्स जो क्योंकि अब हमारे जो दूसरे सेक्टर्स हैं वो ग्रो होने लगे। पहले जो हैवीएस्ट सेक्टर था वो ऑयल था और ऑयल की मूवमेंट जो है वो मार्केट को ड्राइव कर रही थी। देखिए इकोनॉमी में तो नुमान साहब इकोनॉमी में तो हमने फुल बेनिफिट लिया है क्रूड की गिरती हुई प्राइसेस का। हमारा इंपोर्ट बिल रिड्यूस हुआ, हमारी फाइनेंशियल आउटलुक बेहतर हुई, लेकिन अगर क्रूड की प्राइसेस इकोनॉमी साइड एक अलग चीज है। जब हमारी स्टॉक मार्केट का वेटेज देखते हैं तो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के अप एंड डाउन होने से ऑयल सेक्टर के स्टॉक्स में काफी फर्क पड़ता था। अब हमने देखा है कुछ हमारे जो एलएनजी बिजनेस जैसे नॉर्दर्न है या पीएसओ है वो उस तरफ भी जो है उनकी जो बिजनेस इंक्रीज, क्योंकि जो शॉर्टफॉल था एनर्जी का उसकी वजह से जो वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ आ रही है उस फैक्टर की वजह से ये कुछ बेहतरी आई है। तो विद दैट जो है वो आपके इन डेप्थ स्टडी आपको करना पड़ेगी, नॉट आप उसको देखेंगे कि डिक्लाइन हो रहा है या अपसाइड हो रहा है। आप के इलेक्ट्रिक को देख सकते हैं, उसके अंदर जो आपकी आने वाले वक्तों में डिमांड साइड इंक्रीज हो रही है तो उसकी वैल्यूएशन बढ़ रही है। बैंकिंग सेक्टर में बिजनेस बढ़ने की बातें हो रही है तो उनकी वैल्यूएशन इंप्रूव होती हुई नजर आएंगी। ऑल्दो एट प्रेजेंट जो है वो मार्केट में जो परसेप्शन है कि इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे हैं तो बैंकिंग सेक्टर जो है वो इस वक्त जो है वो अंडर वेट है और ज्यादातर जो है वो सेलिंग जो है उसमें देखने को मिल रही है। लेकिन लॉन्गर टर्म में जब इनका जो नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स के होरिजन से इन्वेस्टमेंट लेंगे तो उनके लिए काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट है बैंकिंग सेक्टर में। अच्छा, हमारी मार्केट की वॉल्यूमेट्रिक एक्टिविटी अगर आप देखें तो उसमें आपको 1-2 शेयर्स ऐसे होते हैं जो कि 20% से ज़्यादा ट्रेड कर रहे होते हैं 100 इंडेक्स के टोटल वॉल्यूम के। कैसा देखते हैं? फॉर एग्जांपल के इलेक्ट्रिक बेतहाशा एक्टिविटी इसमें होती है लेकिन प्राइस इसमें एप्रिसिएशन आपको बहुत कम नजर आती है, खास रेंज में मूव कर रहा है, क्या रीज़न हो सकती है आपके ख्याल में? जो आपकी जो इलेक्ट्रिक का जहाँ तक ताल्लुक है, अगर इसके अंदर जो परसेंटेज वाइज है ये भी जो है काफी इसके अंदर ना वॉलेटिलिटी हो जाती है। 8 रुपए का स्टॉक है उसमें 25 से 40 पैसे जो है वो 5% बन जाता है।
तो इसमें आपकी जो वॉल्यूम जो है वो मार्केट की जरूरत भी होती है, मार्केट में आपकी लिक्विडिटी जो है वो वॉल्यूम के थ्रू ही जो है वो जनरेट होती है। तो मेरे ख्याल में जो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं उसमें केएल एक अच्छा स्टॉक है जिसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो है देखा जा सकता है। नुमान साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने का। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे मिस्टर नुमान से जिनका ताल्लुक सनराइज कैपिटल से। हमने बात की स्टॉक्स के ऊपर, हमने बात की मुख्तलिफ सेक्टर्स के ऊपर। हमने ये चीज़ इस्टेब्लिश की कि आने वाले दिनों में पाकिस्तानी मार्केट जो है वो मज़ीद परफॉर्म कर सकती है। उसमें वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एक बड़ा ट्रिगरिंग किस्म का फैक्टर साबित हो सकते हैं हमारी मार्केट को नए लेवल्स पे ले जाने के लिए, और एक रिजल्ट सीज़न वो एक और नई ड्राइव ला सकता है। हम अपनी बातचीत को जारी रखेंगे, हमारे पास और बहुत कुछ है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। हम मार्केट पे बात करेंगे, मार्केट किस तरह से परफॉर्म करेगी। स्टे विद अस, वी विल बी बैक आफ्टर अ ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे स्टॉक मार्केट पे, स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को रिव्यू कर रहे थे। हमने देखा कि रिजल्ट सीजन ऑलरेडी इन प्रैक्टिस है, रिजल्ट्स के शेड्यूल कंपनीज ने आउट करने शुरू कर दिए हैं। क्रूड की प्राइसेस एक वोलेटाइल हैं, नैरो बैंड में हैं, $2 से $3 अप डाउन चल रहा है और उसी रेंज में ट्रेड कर रही हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है क्रूड जिसकी प्राइसेस हमारी मार्केट को ड्राइव करती हैं, दुनिया भर की मार्केट्स को ड्राइव करती हैं। स्पेकुलेशन होती है, क्रूड हायर साइड पे जा रहा होता है। हमारे इंडेक्स की कंपोजिशन कुछ इस तरह से है कि वो मार्केट को ऑटोमेटिकली अपर ड्राइव की तरफ ले जाना शुरू हो जाती हैं, और जब क्रूड का प्रेशर का शिकार होता है तो उसके इफ़ेक्ट हमारी मार्केट पे देखे जाते हैं। तो क्रूड में स्पेकुलेशन जारी है, क्रूड में स्पेकुलेशन को हमारी मार्केट देख रही है। उसके अलावा कुछ और ख़बरें, करंट अकाउंट पोस्ट मैसिव डेफिसिट ऑफ $792 मिलियन इन मे। करंट अकाउंट ने एक डेफिसिट देखा है। इसके इम्पैक्ट्स आने वाले दिनों में इकोनॉमी पे किस तरह से आते हैं, या स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक अपनी पॉलिसी को किस तरह से रिवाइज करता है या पोस्ट करता है, ये तो आने वाले दिनों में देखा जाएगा। उसके अलावा एक और ख़बर जो कि इंटरेस्टिंग किस्म की है कि पाकिस्तान में ब्रांच लेस बैंकिंग का साइज़ एक्सपेंड कंटिन्यूसली हो रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, लोग ब्रांचलेस बैंकिंग की तरफ आना चाहते हैं, लोग उन तमाम परेशानियों से बचना चाहते हैं कि ब्रांच की तरफ जाना पड़े और जाने के बाद उन तमाम एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना पड़े जो कि ख़ासी टायरिंग किस्म की होती हैं। तो ब्रांचलेस बैंकिंग आगे की तरफ एक्सपेंशन की तरफ जा रही है। इसके इफ़ेक्ट्स हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में आने वाले दिनों में आने चाहिए। मार्केट के और दूसरे मामलात उन पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ एक और मेहमान टेलीफोन लाइन पर हैं, मिस्टर एहसन मेहनती, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं आरिफ हबीब कमोडिटीज़ के। वेलकम एहसन मेहनती साहब। थैंक यू जी। एहसन साहब, क्रूड के बारे में हम बातचीत कर रहे थे, जैसे ही ब्रेक दोबारा शुरू हुई है क्रूड की प्राइसेस एक दफ़ा बहुत हायर साइड पे गई, उसके बाद में बॉटम आउट किया और अभी आने के बाद $50 या उससे थोड़ा सा प्लस माइनस एक नैरो बैंड में थोड़ी सी वोलेटिलिटी के साथ देखी जा रही हैं। तो कैसा देखते हैं आप क्रूड को आने वाले दिनों में? देखिए, आई थिंक कि कुछ स्ट्रेंथन होते हुए देखेंगे यूएस डॉलर को। जाहिर है कुछ एम्प्लॉयमेंट डेटा यूएस का जब बेहतर आ गया है तो फिर एक्सपेक्टेडली क्रूड के अंदर हमें नज़र आएगा थोड़ा बहुत प्रेशर, दूसरी कमोडिटीज़ में भी प्रेशर अपेरेंटली नज़र आ रहा है। ये जाहिर है एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ पर एक करेंसी स्ट्रेंथन होती है और जाहिर है उसके साथ जो एसोसिएटेड कमोडिटीज़ होती हैं उसमें प्रेशर आता है। तो आई थिंक कि क्रूड प्राइसेस जो है उनके अंदर अभी थोड़ा बहुत प्रेशर है और ये प्रेशर जो है वो सर्टनली जो है वो रहेगा जब तक यूएस डॉलर एज अ करेंसी अप्रिशिएट करेगी। क्रूड की प्राइसेस जो हैं एहसन साहब, जैसा कि आपके नॉलेज में है, जब नीचे होती हैं तो अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी को बेनिफिट दे रही होती है, लेकिन जब अप्रिशिएट कर रही होती है तो हमारी मार्केट पॉजिटिव साइड पर इंडेक्स की कंपोजिशन की वजह से, उन स्टॉक्स की कंपोजिशन की वजह से जो कि इंडेक्स में हैवी हैं, फॉरवर्ड साइड पे जाती नज़र आ रही होती है। तो एक बड़ा अजीब सा फिनोमेना बन जाता होता है। तो क्या समझते हैं आने वाले दिनों में क्रूड शॉर्ट टर्म में कहाँ पे देख रहे हैं आप, क्या लेवल्स देख रहे हैं? देखिए, अपेरेंटली जो है वो कोई इन लेवल्स $46 इस वक्त है, तकरीबन कोई 48 तक अगर हायर साइड पर चला गया, बट एट द सेम टाइम हमें लग रहा है कि प्रेशर इसमें ज़्यादा रहेगा।
मीडियम टर्म में जो है ये $40 के नीचे अपेरेंटली क्रूड दोबारा चले जाएगा। और जाहिर है इसमें कुछ इन्वेंट्री डेटा भी कल एक्सपेक्टेड है। यूएस इन्वेंट्रीज बढ़ जाती हैं तो जाहिर है वो फिर क्रूड पे प्रेशर देती हैं। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि क्रूड पे प्रेशर रहेगा, $40 के अंडर में चले जाएगा, मतलब मीडियम टर्म के अंदर। तो इन्वेस्टर्स थोड़ा सा वीक देखेंगे जाहिर है स्टॉक मार्केट को भी। ऑयल इन नटशेल आप बेरिश नजर आ रहे हैं क्रूड में, आपके स्टेटमेंट से मैं ये समझूं? अपेरेंटली जो है वो यूएस डॉलर एज अ करेंसी जो है वो उसकी स्ट्रेंथ नजर आ रही है और जाहिर कमोडिटीज एसोसिएटेड उनमें प्रेशर नजर आ रहा है। अच्छा, अगर हालात ज़्यादा जिस तरह से ब्रेक्सिट वाली बातचीत चल रही थी, अगर थोड़ा सा नेगेटिव टर्न लेते हैं तो आप क्या समझते हैं उस सूरत में क्रूड की क्या पोजीशन होगी? बिकॉज रिसोर्सेज इन तमाम सिनेरियो में स्केयर होने की वजह से सम टाइम सिग्निफिकेंस ले जाते होते हैं। तो एक और पॉइंट ऑफ व्यू ये है, एक और थॉट ये है कि अगर ब्रेक्सिट थोड़ा सा डी शेप होता है तो उसमें प्राइसेस कमोडिटीज़ की स्पेशली क्रूड की स्ट्रेंथ ले जाएंगी। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? जी हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि ब्रेक्सिट अगर स्ट्रेंथ ले लेती है, ब्रेक्सिट के जो इश्यूज है अगर स्ट्रेंथ ले लेते हैं तो फिर हमने अपेरेंटली देखा था कि उसमें गोल्ड प्राइसेस जो हैं वो अप्रिशिएट कर जाती हैं। बट जाहिर अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है। बट उसी के साथ हमने देखा था कि ऑयल प्राइसेस के अंदर प्रेशर आया था। तो ऑयल प्राइसेस के अंदर प्रेशर इन्वेंट्री बिल्टअप से भी होता है। यूएस का जब डेटा इन्वेंट्री को एक्सपोज देखता है, फिर उसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि अगर ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है तो भी प्रेशर नॉर्मली हम देखते हैं कि कमोडिटीज में नजर आता है। और जिसमें हमने देखा है कि फर्टिलाइजर प्राइसेस के अंदर भी करेक्शन आया था, स्टील प्राइसेस में भी करेक्शन आया था और साथ में क्रूड प्राइसेस में भी करेक्शन आया था। ऐसे साहब, गोल्ड को कहाँ पे देख रहे हैं? गोल्ड के लिए साल बहुत अच्छा रहा है, जैसा कि हमने देखा गोल्ड ने बहुत कई सालों के बाद एक फॉरवर्ड ड्राइव की और लोगों ने गोल्ड में गेन भी किया, गोल्ड की पोजीशन स्ट्रांग भी हुई। अगर आप पाकिस्तानी करेंसी में देखें जो कि फिजिकल गोल्ड है, उस पर भी लोगों को बेनिफिट देखने में नजर आया। तो आगे आने वाले दिनों में गोल्ड को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अपेरेंटली प्रेशर गोल्ड में रहा है। ब्रेक्सिट के की इवेंट जून 23 की कोई 10% अप्रिसिएशन ये गोल्ड प्राइसेस के अंदर, वैसे हमने देखा था कि साल एक में कोई 10% 12% अप्रिसिएशन थी। इवेंट जो है कोई 10% अप्रिसिएशन और दे गई, तो तकरीबन 24% तक अप्रिसिएशन गोल्ड प्राइसेस में इस साल जुलाई 13 तक आ गया। बट अब हमें दोबारा से इसमें प्रेशर इसलिए नजर आ रहा है कि यूएस डॉलर एज अ करेंसी जो है वो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। लाइकली इंटरेस्ट रेट हाइक होगा इस ईयर यूएस डॉलर यूएस के अंदर, और जाहिर है फिर यूएस डॉलर की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। लिहाजा इस वक्त हमें कमोडिटीज में, जिसमें हम गोल्ड भी कह रहे हैं या फिर ऑयल कह रहे हैं या फिर स्टील कह रहे हैं या फिर फर्टिलाइजर कह रहे हैं, ये सारी जो कमोडिटीज हैं इनमें प्रेशर नजर आ रहा है। ऐसे सब 39,000 का स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स ऑलरेडी आसपास है। क्या लेवल्स देख रहे हैं आप स्टॉक मार्केट के? क्या टारगेट्स हमें शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट में मिलने चाहिए 100 इंडेक्स में? देखिए, 100 इंडेक्स इस वक्त ऑल टाइम हाई है। ये स्टॉक एक्सचेंज की हिस्ट्री में कभी इतना हाई हमने इंडेक्स को नहीं देखा। तो आई बिलीव कि ये एक अच्छी खुद ही डेवलपमेंट है। MSCI का जो अपग्रेड है वो उसने स्ट्रेंथन किया है। वो ऐसे स्क्रिप्ट जो MSCI अपग्रेड के अंदर जो है जिनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि नए इमर्जिंग स्टेटस, आप क्या समझते हैं फंडामेंटली हमारी मार्केट सपोर्ट करती है उन तमाम नंबर्स को, उन तमाम सिग्निफिकेंटली हाई नंबर्स को जो इस वक्त नजर आ रहे हैं? देखिए, कुछ इकोनॉमिक डेटा फेवर कर रहा है। जाहिर है जो हमारे CPI इन्फ्लेशन अंडर 3% जो इस वक्त है, जो हमारे डिस्काउंट रेट है 6.5%, ये आई बिलीव कि ये रिकॉर्ड लो 48 ईयर लो इन्फ्लेशन नंबर्स हैं, 48 ईयर लो डिस्काउंट रेट है। तो आई बिलीव कि ये कुछ ऐसा डेटा है इकोनॉमिक का जिसमें हमने फिस्कल डेफिसिट को जो है कोई 4.3% करीब लेकर आ गए हैं। तो आई बिलीव फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $23 बिलियन रेमिटेंसेज जो है हम देखें तो मंथली हिसाब से जो है कोई 1.2-1.3 बिलियन डॉलर जो है पाकिस्तान मार्केट का रुख कर जाती हैं। ये सारी चीज़ें फंडामेंटली पाकिस्तान के लिए अनप्रेसिडेंटेड हैं। लिहाजा स्टॉक मार्केट जो है उसकी परफॉर्मेंस इमिनेंट है कि वो नए लेवल्स मजीद जो है यहाँ से नज़र दिखाए। ऐसा सब मार्केट वो जगह होती है और स्टॉक मार्केट उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, जहाँ पे एक इन्वेस्टर पैसा लगाता है और चाहता है उसको रिटर्न्स मिले। तो क्या आप क्या समझते हैं इस वक्त हमारी स्टॉक मार्केट
उन तमाम चीज़ों को पैरेलल रखते हुए, चाहे उसमें प्रॉपर्टी हो, रियल एस्टेट हो या दूसरी मार्केट्स हो, रिटर्न देने के लिए कंपेटेबल है, अप्रोप्रिएट है, सूटेबल है? देखिए यील्ड्स तो अच्छी हैं, 12% भी हैं, लोअर साइड पे 5 से 6% भी हैं, बट एवरेज डिविडेंड यील्ड्स पाकिस्तान मार्केट की तकरीबन 6-7% है। ये आई थिंक के इंडिकेट करती है कि स्ट्रेंथ जो है वो इस वक्त देखी जा रही है। इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट जब आता है कि जब डिविडेंड पे आउट्स स्ट्रांग हो, और फिर ज़ाहिर है अर्निंग सीजन अब आ चुका है, अर्निंग अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं और पे आउट्स भी आ रहे हैं, तो आई थिंक अट्रैक्टिव बन जाती है मार्केट उन फंड्स के लिए या उन इंडिविजुअल के लिए जो डिविडेंड्स लेना चाहते हैं, जो इनकम लेना चाहते हैं। रिजल्ट्स कैसे देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में? देखिए रिजल्ट अनाउंसमेंट्स वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक से आना शुरू हो जाएंगे, और फिर जाहिर है वो रिजल्ट्स ऐसे सेक्टर्स के जिसमें ऑटो, सीमेंट के रिकॉर्ड सेल्स, ऑयल की जो सेल्स हैं वो भी रिकॉर्ड सेल्स जो हैं उसका डेटा आ गया है। ये चीज़ इंडिकेट कर रही है कि रिजल्ट्स भी जाहिर रिकॉर्ड इन 3 सेक्टर्स में देखे जाएंगे। अच्छा, पावर जनरेशन वो सेक्टर है जिसमें बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर्स अपने बहुत सारे पैसे लगा के बैठे होते हैं, बिकॉज उनका एक जो पैटर्न इस तरह का है कि डिविडेंड मनी एक सिग्निफिकेंट होती है, उसको ले रहे होते हैं, यूटिलाइज कर रहे होते हैं। तो क्या देख रहे हैं आप पावर सेक्टर के रिजल्ट्स और उनके ग्रोथ आने वाले दिनों में? देखिए पावर सेक्टर जो है उसमें डिस्कवरी कुछ लास्ट 2-3 वर्किंग डे में जो टल ब्लॉक में नजर आई है वो एक अच्छा ट्रिगर रहा है। दूसरा पावर जो ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान में डिस्कवरीज जो हो रही हैं, जाहिर है उसमें MSCI अपग्रेड का एक बहुत मेजर रोल है। फिर उसके बाद जो है वो हम देख रहे हैं कि पावर सेक्टर में स्पेशली जो है गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ निकल गई है। कैप्को के जो शेयर्स हैं उनकी ऑफलोडिंग जो है उसके डिसीजंस ले लिए गए। तो आई थिंक कि डुअलिस्टिक एस्पेक्ट है, ऑयल एंड गैस के अंदर जो है डिस्कवरीज है, पावर सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन की रैली है, तो जाहिर है ये दोनों सेक्टर्स काफी ज्यादा बुलिश रहेंगे आने वाले वक्तों में। योर फेवरेट सेक्टर इन डेज टू कम? देखिए आई थिंक कि सबसे बेहतरीन रिजल्ट तो ऑटोज में और सीमेंट्स में नजर आएंगे, तो आई थिंक कि इन्वेस्टर्स इन 2 सेक्टर्स के अंदर ज्यादा एक्सपोज हों वो बेहतर है। इन सब में एक सवाल रिपीट करूंगा जो मैंने अपने पिछले मेहमान से भी इस प्रोग्राम में किया। ऑटो सेक्टर में हमारी ऑप्टिमिज्म बहुत ज़्यादा है। क्या हम इंटरनेशनली मैच कर रहे हैं अपने तमाम कॉम्पिटिटर्स के साथ जो ऑटो की प्रोडक्ट साइड बाय साइड हमारे मार्केट में प्लेस कर रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं? देखिए आई थिंक कि इंटरनेशनली तो काफ़ी ज़्यादा रूम है, चैलेंजेस भी हैं। फिर जो हमारा इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट है वो इतना ज़्यादा फीजिबल है इस सेक्टर के लिए। इस वक्त इंटरेस्ट रेट्स नीचे आए हुए हैं, जाहिर है जितने भी ऑटो सेल्स डेटा आ रहा है वो इम्प्रूवमेंट या ग्रोथ ओरिएंटेड है। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड्स की तो नहीं एग्जैक्टली बात की जा सकती, बट जो सेक्टर की सेल्स हैं चाहे एग्री फ्रंट पे देखें या फिर हम जनरली कमर्शियल एंगल से देखें या फिर कंज्यूमर एंड से देखें, ये सारे एंड जो हैं वो फेवर कर रहे हैं इस सेक्टर को। टेक्सटाइल सेक्टर स्टॉक मार्केट में परफॉर्म नहीं कर सका पिछले चंद सालों में जो एक्सपेक्टेशंस थी। आगे आप क्या समझते हैं कि टेक्सटाइल का फ्यूचर क्या है? देखिए कुछ प्रेशर है कॉटन प्राइसेस में। इंटरनेशनल कॉटन जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है, ये ऑयल प्राइसेस की तरह, बट आई थिंक एक्सपोर्ट नंबर्स जो हैं हमारे वो भी वीक हैं। ये सेक्टर तकरीबन 60-70% एक्सपोर्ट्स को कंपोज करता था। अब ये है कि ये सेक्टर इसलिए इम्पैक्ट इसको बन गया है कि जाहिर है हमारे जो चाइना का डेटा है, इकोनॉमिक डेटा, वो वीक है। यूरोप का इम्पैक्ट भी है, ब्रेक्सिट यूरोप वाला इम्पैक्ट आपके ख्याल में क्या आएगा उसमें? आई थिंक कि वो भी जाहिर है वो यूरोपियन इकोनॉमीज में जहाँ प्रेशर आएगा वहाँ पे हमारी एक्सपोर्ट्स हैं। अब आई बिलीव कि वो यूके में भी कोई 8-9% जो है वो हमने अपनी एक्सपोर्ट्स को देखा है। तो ये आई थिंक कि प्रेशर जो है यूरोपियन ब्रेक्सिट का है, फिर चाइना का इकोनॉमिक डेटा वीक है, तो जाहिर है कॉटन की प्राइसेस डिप्रेस हैं, जो मेन कंज्यूमर इस कॉटन का रहा है। तो 2-3 तरीके से जो है हमारी एक्सपोर्ट्स पे इम्पैक्ट आ रहा है, लिहाजा टेक्सटाइल की अर्निंग्स वीक हैं। बट आई थिंक के गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं या पैकेजेस हैं उसमें एक्सपोर्ट रीफाइनेंस रेट्स इतने फेवरेबल हैं
कि आई बिलीव कि लॉन्ग रन के अंदर आउट परफॉर्मेंस जो है वो देखी जा सकती है सेक्टर में। ऐसे सब करेंसी पेरिटीज़ भी टेक्सटाइल सेक्टर में एक कुछ लोग समझते हैं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। हमारी अपनी करेंसी की वैल्यू क्या है, दूसरी करेंसीज कहाँ जा रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में करेंसी की पेरिटीज़ का या करेंसीज की अपनी पोजीशन हमारे टेक्सटाइल सेक्टर को इफेक्ट करेगी? देखिए, आई थिंक कि करेंसीज तो हमने देखा है कि जनरली डॉलर के अंदर एप्रिसिएशन है और हमारा जो लिंकअप है वो डॉलर के साथ है, तो लिहाजा दूसरी करेंसीज हमारे लिए थोड़ी सस्ती हो रही हैं, बट जाहिर है ये हमारी एक्सपोर्ट्स के लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। अगर डॉलर के साथ हम पेज्ड हैं और एक हमारी भी करेंसी साथ में एप्रिशिएट कर रही है, तो हमारे एक्सपोर्ट्स वीक होने के चांसेस हैं, बिकॉज हमारी मेजॉरिटी एक्सपोर्ट जो है वो यूरोपियन या यूके साइड की तरफ जाती है। बट जाहिर है हमें कुछ इसमें एडवांटेजेस भी हैं कि हमारे जो इम्पोर्ट बिल है ऑयल का वो सर्टनली इसमें थोड़ा बहुत कम हो जाता है। तो आई थिंक एक मिक्स सिनेरियो बनता है और लॉन्ग रन के अंदर आई होप कि जब ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी देखी जाएगी तो उसका बेनिफिट में भी पाकिस्तान को जो है बेहतर नजर आए हमारे इकोनॉमिक नंबर। राइट, अगर आप इन्वेस्टर हो, आपके पास दो ऑप्शन हो, स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और कमोडिटीज़, आप कहाँ पे इस वक्त इस पोजीशन में सिनेरियो में आपको क्या अट्रैक्टिव नजर आएगा, वो कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, कमोडिटीज में तो इस वक्त प्रेशर है, तो आई थिंक कि शॉर्ट करना जो है वो एक ऑप्शन होता है कमोडिटीज के अंदर कि भाई आप जो है वो ऑयल को शॉर्ट कर देते हैं और $40 के करीब उसमें आप बिल्डअप शुरू करते हैं। इस तरह से आप गोल्ड को देखते हैं कोई 1300 के 50-60 के प्राइसेस पर, तो वहां पर आप उसको शॉर्ट करके जो है 1100 पे बाय करना शुरू करते हैं। तो आई बिलीव कि शॉर्ट का मतलब ये है कि वीक थोड़ी सी जो है नजर आ रही है कमोडिटीज, एंड आई बिलीव कि इन्वेस्टर्स फोकस जो है वो रख सकते हैं दोनों मार्केट की तरफ, बट सर्टनली इस वक्त हमें थोड़ी कमोडिटीज वीक नजर आ रही है। अच्छा, कुछ लोग ये समझते हैं जब आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पास एक वो सेंस ऑफ पोजीशन होता है, यू आर पार्ट ऑफ दैट कंपनी व्हेन एवर यू आर इन्वेस्टिंग। आपने किसी एक कंपनी के शेयर्स लिए, आप समझ रहे होते हैं कि जी इसमें मेरा कुछ ना कुछ हिस्सा है। जबकि कमोडिटीज़ में काम करते वक्त क्योंकि आप हाईली लीवरेज्ड होते हैं तो आपके पास ये सेंस या परसेप्शन नहीं आ रहा होता, या अगर आपने शॉर्ट किया हो तो फिजिकली आपके पास कोई चीज़ पोजीशन में नहीं, आप सेलर बन गए। तो योर कमेंट्स, क्या आप कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, आई थिंक कि ऑप्शन इन्वेस्टर्स के पास होते हैं। हमने देखा कि $26 का जब ऑयल था कोई जनवरी 18 के करीब, और फिर जाहिर है हम जून जुलाई के महीने में है तकरीबन 18 तारीख की करीब, तो ये कोई 5-6 महीने में हमने ऑयल प्राइसेस को 26 से $52 तक जाते हुए देखा था। और फिर जाहिर है इसमें 100% रिटर्न जिस पीरियड में ऑयल में आया वो 100% रिटर्न हमें स्टॉक्स में नजर नहीं आया। तो आई बिलीव कि ये एक रॉ फॉर्म में कमोडिटी की इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें आप ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन स्टॉक्स के अंदर जो इंक्रीज है वो तकरीबन 50% का है, बट ऑयल के अंदर अगर कोई इन्वेस्टमेंट $26 पे करता तो वो अब $52 के करीब जो है बीच में चली गई थी। तो आई थिंक कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो देख के अगर डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहते हैं ऑयल में तो इस तरह इन्वेस्ट कर लें, बट अगर वो ऑयल की प्राइसेस के अंदर डेप्रिसिएशन देख रहे हैं तो जाहिर है वो इतना ज्यादा ऑप्शन जो है वो स्टॉक मार्केट में अवेलेबल शॉर्ट के नहीं है रेडी मार्केट में। आई बिलीव कि उसके लिए फिर ये फ्यूचर्स मार्केट जो है उसको कंसिडर करते हैं इन्वेस्टर्स। एहसन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे स्टॉक मार्केट पे, हमने स्टॉक मार्केट में क्या होगा आने वाले दिनों में उसको हमने रिव्यू किया, हमने मुख्तलिफ सेक्टर्स को देखा। हम इंगेज रहते हैं प्राइस डिस्कवरी में जब ये मार्केट में काम कर रहे होते हैं, चाहे वो इंडेक्स की के लेवल्स की डिस्कवरी हो या स्टॉक की प्राइसेस की। ये सिर्फ उस सूरत में पॉसिबल है जब हम इस कंप्लीट आर्ट को सीखें, प्राइस डिस्कवरी को हम सीखें कि किसी भी स्टॉक की जाने वाली प्राइस अगर वो अप्रिशिएट कर रही है तो कहाँ तक जा सकती है, और अगर फॉल कर रही है तो कौन से ऐसे लेवल है जहाँ पे सपोर्ट ले सकती है। सिर्फ इसी तरीके से हम स्टॉक मार्केट में अच्छे गेंस ले सकते हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।